अब बात करते हैं हम ऐसे फैक्टर्स की जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या, एब्जॉर्प्शन वो कैसा हो सकता है, वो सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वो पाई पाई स्टार टाइप का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वो नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार या पाई स्टार टाइप का हो सकता है। ठीक है ना, तो ये किसी भी टाइप का एब्जॉर्प्शन यहां पर हो सकता है, और भी बहुत सारे टाइप के एब्जॉर्प्शन हो सकते हैं। तो इन एब्जॉर्प्शन को जो एक पर्टिकुलर जगह पर आते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे ना आकर के किसी दूसरी जगह चले जाए, तो उस तरह के एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे। देखो बेटा, मैं आपको वापस यहाँ पे एक डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ। ये एब्जॉर्प्शन है जो ऐसे जा रहा है, ये वेवलेंथ है जो ऐसे जा रही है। हमें पता है कि ये जो सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप का जो एब्जॉर्प्शन होगा, इसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसका मतलब कम वेवलेंथ की जरूरत होगी। तो ये जो एब्जॉर्प्शन आएगा वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा कम पर। ये आपका सिग्मा से सिग्मा स्टार टाइप। ठीक है, इसके बाद में यहां पर कौन मिलेगा, यहां पर वो मिलेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, और कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी और एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका सिग्मा सॉरी पाई से पाई स्टार टाइप का। ठीक, तो इस तरह के एब्जॉर्प्शन, अब ये एब्जॉर्प्शन जो सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप का वो यहां आना चाहिए था, वो यहां ना आकर के अगर वो यहां आए, तो अगर इसकी जगह शिफ्ट हो जाए तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन शिफ्ट्स को प्रभावित करेंगे, चाहे वो इस तरह के ट्रांजिशंस की हो, इन, है ना, या किसी दूसरे तरह के ट्रांजिशंस की। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, ये पोजीशन जो है इस एब्जॉर्प्शन पीक की, इसको कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक, ओके, सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है, वो एब्जॉर्बिंग कंपाउंड किस तरह का है, एब्जॉर्बिंग नेचर बोल सकते हैं उसको। चलो, एब्जॉर्बिंग नेचर कैसा है, ठीक है ना। अब एब्जॉर्बिंग नेचर जो है उसका आता है किस वजह से, या तो वो आ सकता है, दो वजह से आ सकता है, या तो वो आ सकता है पहला क्रोमोफोर की वजह से। क्रोमोफोर, आपको पता है कि मान लीजिए कि मेरे पास में एक कोई कंपाउंड था, ये इथेन मेरे पास में थी। अब इथेन जो है वो, इसमें कोई भी क्रोमोफोर नहीं है, इथेन में कोई भी क्रोमोफोर नहीं है, क्योंकि क्रोमोफोर के लिए मैंने क्या कहा था कि या तो पाई पाई स्टार टाइप का या फिर एन पाई स्टार टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। यहां पर क्या है, सिग्मा है, और सिग्मा वाला क्रोमोफोर होता नहीं है, क्रोमोफोर ये दो वाले होते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह यहां पे क्या कर दूं, एक इस तरह का ग्रुप जोड़ दूं, तो देखो अब इसमें क्रोमोफोर आ गया, ये क्रोमोफोर है, ठीक है ना, ये क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर। अब जैसे ही ये क्रोमोफोर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इस एब्जॉर्प्शन को इधर शिफ्ट कर देगा। मतलब पहले ये जो एब्जॉर्प्शन आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, CH3 मतलब सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप का। तो एब्जॉर्प्शन पीक कहां आ रही थी, ये एब्जॉर्प्शन पीक यहां आ रही थी। लेकिन जब मैंने इस एक हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह क्या लगा दिया, ये एक क्रोमोफोर लगा दिया। अब ये जो क्रोमोफोर लग गया, इसकी वजह से अब ये जो एब्जॉर्प्शन है, इसमें सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप का एब्जॉर्प्शन तो है ही, साथ में इसमें पाई पाई स्टार टाइप का एब्जॉर्प्शन भी हो गया। तो अब ये पीक यहां ना आकर के ये पीक कहां आएगी, यहां आएगी, मान लो इन दोनों के बीच की, ठीक है ना, यहां आती है। तो ये क्या हो गई, शिफ्टिंग हो गई, इसने प्रभावित कर दिया, इसने अफेक्ट कर दिया इस एब्जॉर्प्शन को। जो एब्जॉर्प्शन यहां होना चाहिए था वो एब्जॉर्प्शन अब यहां ना हो करके अब इस पर्टिकुलर जगह पर हो रहा है। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है, क्रोमोफोर, जो प्रभावित करता है एब्जॉर्प्शन को। दूसरा फैक्टर क्या है,
दूसरा फैक्टर है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम कैसे प्रभावित करेगा? ऑक्सोक्रोम ऐसे प्रभावित करेगा कि मान लीजिए कि अब मैंने इसके एक हाइड्रोजन को और हटा दिया, ये एक हाइड्रोजन को और हटा दिया और इसकी जगह यहाँ पर एक ऑक्सोक्रोम जोड़ दिया। अब NH2 खुद तो किसी तरह का कोई कलर नहीं देता, लेकिन अगर मैं इसको किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच कर देता हूं तो ये कलर देने लगता है। तो ये क्या था? ये एक क्रोमोफोर था, इसके साथ में मैंने इसको अटैच कर दिया। अब जब इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया तो जो पीक यहां आनी चाहिए थी वो पीक कहां आएगी? वो पीक मान लो कि यहां आ रही है। ये सिंबॉलिक है सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो शिफ्ट हो रही है। तो पीक देखो शिफ्ट हो रही है, यहां आनी चाहिए थी लेकिन क्रोमोफोर होने की वजह से यहां आ गई। और जब हमने यहाँ पर ऑक्सोक्रोम भी ऐड कर दिया तो जो पीक यहां आनी थी वो अब यहां आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से पीक शिफ्ट हो रही है और ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों की वजह से जो पीक शिफ्ट होती है वो कहां शिफ्ट होती है? वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। और आप इधर देख भी रहे हो कि ये वेवलेंथ है, ये बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट, और ये कहां जा रही है? राइट साइड की तरफ। जहां वेवलेंथ बढ़ रही है उस तरह से ये जो शिफ्ट है वो उस तरह से आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, मतलब जो एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स है वो कैसा है, वो क्रोमोफोर है, वो ऑक्सोक्रोम है, या इन दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पीक आती है, ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर्स हो गए। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर होता है आपका सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है वो भी किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करता है इस एब्जॉर्प्शन पीक को। अब सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट ये होगा कि मान लीजिए कि मुझे कोई एक सब्सटेंस है X और ये है सॉलिड फॉर्म में। अब मेरे को जब इसका यूवी स्पेक्ट्रम लेना है तो मैं क्या करूंगा? इस सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा और एक सॉल्यूशन बना दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड्स का यूवी स्पेक्ट्रम सही नहीं आता तो हम यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई एक सॉल्वेंट या विलायक काम में लेंगे। जैसे अगर आप चीनी का यूवी स्पेक्ट्रम देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? उसको पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा पानी में चीनी का। तो वो जो पानी है, वो जो सॉल्वेंट है जिसमें हमने उसको घोला है, वो भी तो कोई ना कोई कंपाउंड ही है। और वो जब कंपाउंड है तो जब आप इसको यहाँ पर इस सैंपल ट्यूब में क्यूबेट में डालोगे तो जो कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट है वो भी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो भी एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो जो स्पेक्ट्रम आएगा वो किसका है? सॉल्वेंट का है या जो कंपाउंड हम स्टडी करना चाह रहे थे उसका है? तो इसलिए आपको सॉल्वेंट जो है वो ऐसा लेना पड़ता है जो सॉल्वेंट जब हम उस पर यूवी रेज डालें तो वो किसी तरह का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं दे। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी तरह का कोई एब्जॉर्प्शन यूवी रेंज में नहीं देता हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं बेंजीन, इसमें किसी चीज को घोल करके उसका सॉल्यूशन बनाते हो तो देखो बेंजीन जो है वो खुद ऐसा है और इसमें खूब अच्छे से कॉन्जुगेशन होती है, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, पाई पाई स्टार टाइप का यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो होगा। और ये जो बेंजीन की जो पीक आती है वो तकरीबन 255 नैनोमीटर पर आती है। तो हम बेंजीन एज अ सॉल्वेंट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने बेंजीन को एज अ सॉल्वेंट लिया तो हमारा जो भी कंपाउंड स्टडी जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें बेंजीन की पीक भी मिलेगी। तो हम ऐसे सॉल्वेंट्स को यूज नहीं करते जो यूवी रेंज में या अल्ट्रावायलेट रेंज में किसी तरह का कोई एब्जॉर्प्शन करते हो। हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो एब्जॉर्प्शन नहीं करता हो। अब ऐसा सॉल्वेंट क्या होगा? अब ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स क्या होंगे? अल्कोहल्स होंगे जैसे कि मान लीजिए कि ये अल्कोहल है, अब ये मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, ये इथाइल अल्कोहल हो सकता है, और ज्यादातर हम इस इथाइल अल्कोहल को काम में लेते हैं एज अ सॉल्वेंट। अब इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो ये नहीं करता यूवी रेंज में। अब आप बोलोगे कि साहब इसके पास में लोन पेयर है, ये जो ऑक्सीजन
है, इसके पास में लोन पेयर है, तो इसमें एन पाई टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा। हाँ, एन पाई टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन वो यूवी रेंज में नहीं हो पाएगा, मतलब जो नॉर्मल रेंज होती है उस रेंज में नहीं हो पाता है, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो ट्रांजिशन है वो नहीं दिखाता। ठीक है ना? तो इस वजह से हम इस कंपाउंड को ज्यादातर काम में लेते हैं। क्लियर? वैसे तो कोई भी कंपाउंड नहीं है जो ना दिखाए, लेकिन जो हमारी रेंज है, जिस रेंज में हम उसको स्टडी करने वाले हैं, तो ज्यादातर हम मिथेनॉल या इथेनॉल को काम में लेते हैं, जो इस यूवी रेंज के अंदर एब्जॉर्प्शन इजीली नहीं दिखाते हैं। ठीक है? सो ये एक प्रभावित करने वाला फैक्टर है, सॉल्वेंट इफेक्ट, जो प्रभावित करता है एब्जॉर्प्शन को। एक प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, मान लीजिए कि ये हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है ना, और हमने इसका कोई पर्टिकुलर एक टेम्परेचर रखा, तो जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, तो एनर्जी तो हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पहले ही दे दी इसको। हमने यहाँ पर इसको अगर एनर्जी प्रोवाइड की है, तभी तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके पास पहले से ही एनर्जी होगी, और पहले से ही एनर्जी होगी तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन है वो जो एक्चुअली में होना चाहिए उस कंपाउंड का, वो एब्जॉर्प्शन दिखाई नहीं देगा। इसलिए जब भी हम किसी भी कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं तो टेम्परेचर को क्या रखते हैं? लो टेम्परेचर रखते हैं। लो टेम्परेचर आप रखोगे, लो टेम्परेचर पर जो पीक आएगा वो सही पीक आएगा, या सूटेबल कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करेगा, और एक अच्छा एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। और अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा तो एक अच्छा पीक हमें उस बैंड, उस ग्राफ में दिखाई देगा, जिससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि वो कंपाउंड क्या है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर हाई रखा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही उस हाई टेम्परेचर की वजह से उस एनर्जी को लेकर के क्या करेंगे? ट्रांजिशन कर जाएंगे, और ट्रांजिशन कर जाएंगे तो आपका जो पीक है वो सही नहीं आएगा, और आप उसको इजीली बता नहीं पाओगे कि वो क्या कंपाउंड था। ठीक है? एक और फैक्टर है जो इसको प्रभावित करता है, और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर होता है आपके जो कुछ इनऑर्गेनिक स्पीसीज अगर वहां जुड़े हों, कुछ इनऑर्गेनिक स्पीसीज जुड़े हों। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम इल्यूसिडेट कर रहे हैं तो वहां पे कुछ इनऑर्गेनिक स्पीसीज भी जुड़े हो सकते हैं। क्या इनऑर्गेनिक स्पेस जुड़े हो सकते हैं? देखो वहां पे क्रोमेट जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है ना, वहां पे मैंगनेट जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है ना। ये कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक स्पीसीज है, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे आपको मान लीजिए कि हमने ले लिया लेड एसीटेट। अब देखो ये तो ऑर्गेनिक है, लेकिन यहां पर ये इनऑर्गेनिक भी तो है। जो लेड है वो क्या काम कर रहा है? वो इनऑर्गेनिक का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक स्पीसीज इसके साथ में अटैच्ड है, तो भी जो आपका स्पेक्ट्रम है वो क्या करेगा? उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये जो एडिशनल यहां इनऑर्गेनिक स्पीसीज जो प्रेजेंट होगी, जो भी लाइट हम इस पर डालेंगे वो ये इनऑर्गेनिक स्पीसीज भी क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, और साथ में जो हमारे पास में जो ऑर्गेनिक स्पीसीज है, ये ऑर्गेनिक स्पीसीज जो एसीटेट ग्रुप है ये भी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दोनों ही एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जब इसने मान लीजिए कि यहाँ पे 100 जूल्स की एनर्जी आपने दी, तो इसने पहले तो सिर्फ ये ऑर्गेनिक मटेरियल ही एब्जॉर्ब कर रहा था, ये मान लीजिए कि ये 50 जूल्स एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन इस लेड ने भी तो एब्जॉर्ब की। मान लीजिए कि लेड ने 30 जूल्स एब्जॉर्ब कर ली, तो जो ट्रांसमिट होकर के निकलने वाली जो होगी वो उसके पास में कितने बचेंगे? ये 80 जूल्स तो ऐसे ही हो गई, तो अब यहाँ पर केवल 20 जूल्स हुए। और अगर ये मान लीजिए ये नहीं होता लेड, तो यहाँ पर ये 50 जूल्स निकालता, और 50 जूल्स निकालता तो हमें स्पेक्ट्रम कुछ अलग टाइप का मिलता, और यहाँ पर 20 जूल्स केवल निकल रहे हैं, बाकी एब्जॉर्ब हो गई है, तो ये अलग टाइप का मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो इनऑर्गेनिक स्पीसीज हैं वो भी एक फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने
जो आज डिस्कस किया वो क्या, क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, ये हमने कल देख लिया था। आज दोबारा से एक रिकैप देखा और साथ में देखा कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स की वजह से जो एब्जॉर्प्शन आता है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से प्रभावित हो सकता है या अफेक्ट हो सकता है या उसमें शिफ्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो वो हमने देखा कि जो एब्जॉर्बिंग कंपाउंड है या एब्जॉर्बिंग नेचर उसका जो है वो किस वजह से आ रहा है, वो क्रोमोफोर वहां पर अटैच होगा या ऑक्सोक्रोम अटैच होगा, तो वो जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रभावित हो सकता है। सॉल्वेंट जो है हमें ऐसा लेना चाहिए जो एब्जॉर्प्शन ना करता हो। टेम्परेचर हमेशा लो रखना चाहिए जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर हो और एक अच्छा पीक हमें मिले। और चौथा जो हमारा था वो ये था कि जो इनऑर्गेनिक स्पीसीज हैं वो भी अगर वहां पे प्रेजेंट होती हैं तो भी जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस की। अब जो हम कल डिस्कस करेंगे वो चीजें होंगी, आज हमने ये जो डिस्कशन किया कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कल हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, ये जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम आएगा ये एग्जैक्टली यहां आना चाहिए था मान लीजिए, लेकिन ये किसी भी फैक्टर की वजह से, ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े कि उसका एब्जॉर्बिंग कंपाउंड कैसा है या नेचर कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है या इनऑर्गेनिक स्पीसीज कैसी है, उसकी वजह से ये इंटेंसिटी है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो हमारे पास में एब्जॉर्प्शन आया है, ये एब्जॉर्प्शन इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ये इस तरह से भी शिफ्ट हो सकता है, इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। साथ में क्या हो सकता है, ये हो सकता है इसकी पोजीशन सेम रहे लेकिन इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। और ये ऐसा भी हो सकता है कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, तो यहां पर देखोगे कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, नीचे। तो इस तरह से ये जो शिफ्ट है, ये 4 तरह के शिफ्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये राइट साइड में ये शिफ्ट हो सकता है जिसमें लैम्बडा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो सकता है जिसमें लैम्बडा की वैल्यू घट जाएगी, ये इंटेंसिटी इसकी ज्यादा हो सकती है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर इंटेंसिटी इसकी कम हो गई तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इन चारों शिफ्ट्स को क्या कहते हैं, किस तरह के जो चीजें इस पर अटैच करते हैं, उसका एग्जांपल लेकर के वहां हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये राइट साइड में कब शिफ्ट होता है एब्जॉर्प्शन, लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होता है, अप साइड में कब शिफ्ट होता है, और जो डाउन साइड है उसमें कब शिफ्ट होता है, ठीक है। तो आपके ये सारे के सारे जो शिफ्ट्स हैं इनका एक पर्टिकुलर नाम है कि अगर राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो उसे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। तो ये जो लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है, ये जो लैम्बडा मैक्स है, ये जो लैम्बडा मैक्स है, ये लैम्बडा मैक्स, ठीक है ना। ये लैम्बडा मैक्स किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो राइट साइड में होगा तो बैथोक्रोमिक, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो हिप्सोक्रोमिक। और अगर इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी बढ़ जाए तो हाइपरक्रोमिक, ये जो अपवर्ड जाएगा तो हाइपरक्रोमिक, और अगर नीचे की तरफ इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो हाइपोक्रोमिक, ठीक है। तो ये बैथोक्रोमिक